हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 18वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के आधार पर सॉइल कितने प्रकार के होते हैं उसको हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। उसके टेक्सचर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। सॉइल का हम लोग वर्गीकरण करेंगे, कौन सा, टेक्सचरल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आप देखेंगे एक चार्ट दिखता है हमें, जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा है, यही चार्ट है, इसी को बोलते हैं टेक्सचरल चार्ट बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनके सभी साइड जो है यहाँ पर समान है और यहाँ पे एंगल 60-60 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले देख रहे हैं यहाँ पर सिल्ट लिखा है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सिल्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर होता है क्ले और यहाँ पर होता है सैंड। बेसिकली हम बता दे रहे हैं आपको कि इसका क्लासिफिकेशन किन सॉइल के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, हमारे पास देखिए कोई सॉइल है, ठीक है ना, हमारे पास कुछ सॉइल है, थोड़ा सा खेत से हम लोग सॉइल ला रहे हैं, इसमें देख रहे हैं सैंड है, इसमें सैंड होगा, सिल्ट होगा और क्ले होगा, ठीक है। अगर किसी सॉइल के अंदर देख रहे हैं उसमें केवल सैंड, सिल्ट और क्ले मौजूद है तो ऐसे सॉइल को बोला जाता है लोम सॉइल, ठीक है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है, जो ये सैंड दिख रहा है, सिल्ट दिख रहा है और क्ले दिख रहा है, कोई भी जो है 50% तक नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, 50% अथवा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे हम लोग लोम सॉइल। लेकिन क्या हो जाए अगर इसी में से सैंड जो है 60% हो जाए, ठीक है, 60% हो जाए, ये हो जाए कुछ 30%, ये कुछ हो जाए, अलग अलग होकर के मिलजुल के 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सॉइल का हम लोग नाम नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे सॉइल का अगर आपको नामकरण करना है कौन सा सॉइल है तो इसी चार्ट का यूज कर लेंगे, मतलब टेक्सचरल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, इसमें हमारा क्या होगा, सैंड होगा, सिल्ट होगा और क्ले होगा सॉइल में, ठीक है ना। उसी सॉइल का हम यहाँ पर नामकरण कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, देखिए पहले क्या कर लेंगे, हम लोग पता लगा लेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले सीयू एनालिसिस करना पड़ता है, वहां से पता करना पड़ता है कि कितना परसेंट इसमें सैंड है, ठीक है ना। सैंड का परसेंटेज यहाँ पर आपको पता करना पड़ता है, तो आपको पहले प्रैक्टिकल करना पड़ेगा सीयू एनालिसिस, तब यहाँ से कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सैंड का परसेंटेज पता चलेगा, ठीक है ना, सैंड का परसेंटेज इस वाले साइड में दिख रहा है। उसके बाद इस सॉइल के अंदर सिल्ट कितना परसेंट है वो आपको इधर आपको प्लॉट करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 0, 10, 20, 30, 40, ये सब परसेंटेज ऑफ सिल्ट है, लिखा है परसेंट सिल्ट। यहाँ सैंड है, सिल्ट है और यहाँ पर क्या है, क्ले है, ठीक है, लिखा है SSC लिखा है, ठीक है ना, सैंड, सिल्ट और क्ले लिखा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 0%, 10%, 20, 30, 40, 50, यहाँ से लेकर के 100%, ठीक है। तो ये हो गया सिल्ट। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से क्ले शुरू हो रहा है, 0%, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इधर आगे हम लोग सैंड पर आ रहे हैं, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लेकर के 100%, ठीक है ना। अब बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको क्या है आइडेंटिफाई करना है सॉइल का नाम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान ले रहे हैं कि सैंड, कोई जो सॉइल है हमारा, सैंड जो है उसमें 20% है, ठीक है ना। सिल्ट हमारा कितना है, 35%, ठीक, और क्ले हमारा मान लेते हैं 45% है, ठीक है। हमारा कोई सॉइल है उसमें सैंड 20% है, सिल्ट 35% और क्ले 45% है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर देखेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। तो हमें पता चल गया सैंड जो है वो 20% है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस पर देखना है, यहाँ से लेकर के 10, 20, यहाँ देख रहे हैं, देखिए इधर सैंड लिखा है 0, 10, 20, 30, 40, तो हमें 20% पे देखना है ना, 20% ये है। हम लोग क्या करेंगे, इस 20% को यहाँ पर पकड़ लेंगे, ठीक है ना, 20% यहाँ पर पकड़ लेंगे। अब क्या है, देखिए अब क्या है, यहाँ से इसके बाएं जो आपका पॉइंट है उसके बाएं आप देखेंगे जो साइड है उसी के पैरेलल आपको नीचे की तरफ चलना है, पैरेलल इसके, इसी के समांतर क्या करना है, नीचे की तरफ चलना है। और 20 को देखिए, अगर 20 लिखा है, 20 में हम लोग कितना जोड़े हैं, 20 में हम कितना जोड़े कि ये 100 हो जाए, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 80, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 20 आपको दिख रहा है 20 वाला, आपको इस लाइन के 80 से मिलाना है, ठीक है ना।
जो यहाँ पर सिल्ट दिख रहा है ना, इस पर 80 है, इसी पर मिलाएंगे तो हो जाएगा हमारा 100। आपको हर बार 100 करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 80 से मिला रहे हैं, ठीक है। देखिए 80 से यहाँ पर मिला दिए, ठीक है, हो गया 100। अब तो ये हम लोग क्या कर लिए, सैंड देख लिए। तो सैंड वाला जब करना है तो इसके बाएं देखेंगे जो लाइन है उसी के हम लोग पैरेलल चलेंगे, ठीक है ना, उसी पैरेलल एक लाइन खींचना है, डॉटेड करके खींचना है। उसके बाद देखिए लिखा है सिल्ट, सिल्ट लिखा है 35%। यहाँ पर आएंगे 35% देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, इनके बीच में होगा हमारा कौन सा, 35%। ये 35% है, ठीक है ना। अब 35% है तो 35 इधर से, अब देखिए क्या करना है, बाएं वाले के पैरेलल आपको चलना होता है, ठीक है। इसके बाएं वाला ये लाइन है, इसी के पैरेलल इधर चलेंगे तो इसी जा कट करेगा। तो आपको क्या करना है, 35 में कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाए, 35 में अगर 65 आप जोड़ दें तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 60 है, ये 70, इन्हीं के बीच में आपका 65 होगा, ठीक है। तो उसी से मिलाइए, सही नहीं बना, ठीक है। ये देखिए मिला दिए, देखिए ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन है, ये 35 वाले पर बना लिए। उसके बाद क्या है, क्ले, क्ले 45%। तो क्ले वाला हम लोग क्या करते हैं, किसी के पैरेलल नहीं, बस उसको क्या करना है, सीधा सीधा खींचना है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है क्ले 45%, आपको क्या करना है, कितना उसमें जोड़ दें, कितना उसमें जोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, क्ले वाले का सीधा ऐसे चलते हैं, देखिए 50 और 40 के बीच में, 50 और 40 के बीच में देखेंगे ये 45 है, ठीक है ना। 45 है, इधर कितना करना पड़ेगा, 55 करना पड़ेगा। 60 और 50 के बीच में ये 55 है, 45 और 55 हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। इधर से चलना है, देखिए इधर मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना। इसका मूवमेंट इधर कराना है, इनका मूवमेंट इस साइड कराना है, और इसका मूवमेंट जो हमारा इस साइड कराना है, ठीक है ना। अगर आपका देखेंगे सैंड वाला, ये हमारा सैंड है, ठीक है, और इधर हमारा मान लेते हैं ये सैंड है, और ये हमारा क्ले है, और ये हमारा सिल्ट है, ठीक है ना। इससे क्या करना है, इधर चलना है, इसका डायरेक्ट इधर चलना है, और इसका ऐसे चलना है, ठीक है ना। तो आप देखिए तीर लगा दिए हैं, ये मूवमेंट बता रहा है किधर आपको चलना है। अब देख रहे हैं इस पॉइंट पर ये तीनों लाइन आकर के मिल रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक है। अब क्या, जहां पर कट करेंगी ना, तो इस चार्ट पर क्या होता है, क्ले का नाम लिखा होता है, क्ले का नाम लिखा होता है। तो देखिए इस एरिया में अगर आप देखेंगे, इस एरिया में, तो यहाँ पर आपको क्ले देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो सॉइल है वो हमारा क्ले है। अगर कहीं इंटरसेप्ट जो है इधर कहीं कर देता, मान लीजिए इस क्षेत्र में तीनों यहाँ पर काट देते, तो यहाँ पर जो सैंड होता है उसको बोलते हैं सैंडी लोम। बस आपको जहाँ करना, ये एरिया लिखा रहता है, उस एरिया सॉइल का नाम लिखा होता है। जहां पर भी ये कट करेंगे तीनों एक दूसरे को, फिर क्या करेंगे, वहां पर जो सॉइल मिल रहा होगा वही इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, तब हम मिटा दें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं। अब क्या, इसके आगे की बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन देखेंगे, अथवा हम लोग कह सकते हैं यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिफाइड जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, उसी से इंडियन स्टैंडर्ड का भी सॉइल क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक ही चीज दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिफाइड वाला पढ़ लेंगे, और वही हो जाएगा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। तो हो गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, अथवा देखिए दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम नहीं है जिससे ये बना हुआ है, कॉपी किया गया है, उसी की बात कर रहे हैं। अगर एक और होता है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, अथवा एक और नाम कह सकते हैं कैसे ग्रांडे सॉइल क्लासिफिकेशन। तो अगर पेपर में किसी का भी नाम हो लेकर के आएगा, इन तीनों में से कोई नाम लेकर के आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। जो चीज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले तीनों में कॉमन है। सबसे पहले मेथड बना था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, इसी का कॉपी कर लिए इंडियन स्टैंडर्ड वाले, ठीक है। तो अगर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसमें से मतलब किसी का भी पूछेगा जो हम पढ़ेंगे, आप एक ही जवाब देंगे, ठीक है। ये कैसे ग्रांडे सॉइल क्लासिफिकेशन भी
यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन में आता है। ये लोग इसका कॉपी किए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, मतलब सॉइल को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। तो हम आपको बता चुके हैं कि सॉइल जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, दो टाइप के होते हैं उनके साइज के अनुसार। यानी कि अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल जो होगा दो टाइप का होगा। एक आपका होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और एक हमारा होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। दो हमारे होते हैं, ठीक है। इनका साइज जो होता है, साइज की बात कर लेते हैं, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, और इनका जो साइज होता है वो लेस देन 75 माइक्रोन होता है, ठीक है ना। इनका साइज जो है लेस देन 75 माइक्रोन और इनका साइज जो होता है ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में यहाँ पर दो सॉइल मिलेंगे आपको। देखिए, एक होगा हमारा ग्रेवल और एक होता है हमारा सैंड, ठीक है। इनके बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। फाइन ग्रेन्ड सॉइल में चलेंगे तो आपको यहाँ पर तीन सॉइल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एक आपको मिलेगा क्या, सिल्ट, एक मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक क्ले, इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्ले, और एक सॉइल मिलेगा ऑर्गेनिक क्ले कहें अथवा ऑर्गेनिक सॉइल कहें, ठीक है ना। सॉइल कह सकते हैं अथवा ऑर्गेनिक क्ले कह सकते हैं। अब क्या है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन में होता क्या है, जो यहाँ पर ग्रेवल लिखा है, सैंड लिखा है, सिल्ट लिखा है, इनऑर्गेनिक क्ले लिखा है, ऑर्गेनिक क्ले लिखा है, इनको क्या है अल्फाबेट से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यूनिफाइड सॉइल में अगर आप देखेंगे, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन में ग्रेवल को हम लोग क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, सैंड को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना, एस से डिनोट करते हैं, सिल्ट को बस एम से, देखिए एस से नहीं, यहाँ पर एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सिल्ट को एम से, क्ले को सी से, ऑर्गेनिक को ओ से, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉइल को ओ से डिनोट करना है, इनऑर्गेनिक क्ले को सी से, सिल्ट को एम से, और सैंड को एस से, और ग्रेवल को आपको किससे करना है, जी से क्लासिफाई करना है, ठीक है। अगर जी कहीं लिखा है तो समझ जाएंगे वो ग्रेवल लिखा हुआ है। एक चीज और आपको बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करके आप याद कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा है डब्लू, ठीक है ना, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन अथवा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन अथवा कैसे ग्रांड सॉइल क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर डब्लू कहीं लिखा है अथवा कहीं पे लिखा है हमारा पी, तो डब्लू का मतलब यहाँ पर यो होगा वेल ग्रेडेड, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारा वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है ना। पी का मतलब हो जाएगा हमारा पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे हम बताते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, पानी पी ले हम। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। तो यहाँ पर बस एक बार और समझ लीजिए, ग्रेवल को जी से आपको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, सैंड को एस से, सिल्ट को एम से, इनऑर्गेनिक क्ले को सी से, ऑर्गेनिक सॉइल को आप क्या करेंगे ओ से, ठीक है ना। बाकी देखिए, अगर कहीं डब्ल्यू लिखा है तो इसका मतलब है वेल ग्रेडेड सॉइल, पी लिखा है तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है ना। तो ये तो अभी हम लोग देख लिए, हम लोग किसका बस नामकरण कर लिए कि ये किस अल्फाबेट से ये अलग अलग लिखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है अब कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इनका हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो मिटा रहे हैं इसको क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो मिटा दे रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेस, फाइनेस के आधार पर, महीनपन के आधार पर हम क्या करने वाले हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का वर्गीकरण करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल,
कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे फाइनेस की बात। देखिए क्या है हमारा, अब देखेंगे अगर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल देखेंगे कौन कौन से हमारे, ग्रेवल और सैंड, तो इसमें जो है सिल्ट भी हो सकता है और उसमें क्ले भी हो सकता है, ठीक है। उन्हीं की प्रतिशत मात्रा के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है ना। तो यदि पहला व्हेन परसेंटेज ऑफ फाइनेस इज लेस देन 5%, ठीक है ना। अगर क्या हो, जो हमारा सॉइल है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, उसमें सिल्ट और क्ले की जो प्रतिशत मात्रा अगर 5% से कम हो तब ठीक है ना, तब हम लोग कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को कितने रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में एक ग्रेवल है हमारा, ठीक है, और एक हमारा होता है क्या, सैंड होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहीं से लिखते हैं सैंड। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, देखिए सैंड जो है, ग्रेवल जो है, वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा वेल ग्रेडेड, ठीक है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है ये, और एक हो सकता है हमारा पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है ना। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो सकता है। अब देखिए क्या है, अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो आपको क्या करना है, इसको क्या है, नोटेशन में लिखना है। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल तभी होता है जब Cu का मान, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है, जब ग्रेटर देन 4 हो जाए, ठीक है। जब Cu का मान कितना हो जाए, ग्रेटर देन 4, और Cc का मान 1 और 3 के बीच में हो, ठीक है ना, 1 और 3 के बीच में हो, तो ऐसे ग्रेवल को बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल। स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी बात करना ना, तो G इज ग्रेटर देन 5 हो जाता है, तो बोलते हैं उसको वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल आपको लिखना है नोटेशन में। अब नोटेशन में अगर लिखना है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, G तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये ग्रेवल को बताएगा, और W को यहाँ लिखना है, ठीक है ना। जो ये आगे लिखा है वही वेल ग्रेडेड है, इसका मतलब हो गया W का मतलब वेल ग्रेडेड। देखिए हरे से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। W का मतलब है वेल ग्रेडेड और G का मतलब है ग्रेवल, ठीक है। तो कहीं अगर GW लिखा तो इसका ये मतलब है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये ठीक है। और जब वेल ग्रेडेड ग्रेवल लिखा उसका ये मतलब है Cu इज ग्रेटर देन 4 और Cc का मान 1 और 3 के बीच में है अथवा इन्हीं के बराबर है। ये वाला कंडीशन आपको फॉलो होना चाहिए, तब जाकर के सॉइल हमारा जो होगा, जो ग्रेवल होगा वो वेल ग्रेडेड होगा और G का मान ग्रेटर देन 5। अब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की बात कर लें, पुअरली ग्रेडेड, तो देखिए G से लिखना है तो ग्रेवल हो जाएगा, जैसे वेल वाला आगे लिखे हैं वैसे P वाले को आगे लिखना है। पुअरली ग्रेडेड, जस्ट पीछे नोटेशन बताएं, पुअरली ग्रेडेड, काला वाला देखिए पुअरली ग्रेडेड, और हरा वाला जो हमारा है वो ग्रेवल है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा, एकदम ध्यान से देखिए, जब फाइनेस हमारा क्या हो, परसेंटेज ऑफ फाइनेस 5% से कम होता है, तो जो सॉइल देखेंगे ग्रेवल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, वो हमारा देखिए दो तरीके से होगा, एक वेल ग्रेडेड GW और एक होगा हमारा पुअरली ग्रेडेड GP, ठीक है। तो ये तो ग्रेवल की बात हो गई। और जैसे ही पुअरली होगा, जो ये नीचे वाले जितने भी हैं ये लोग इस तरीके से नहीं रहेंगे, ठीक है। Cu जो होगा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। Cc 1 और 3 के बीच में नहीं रहेगा, और G शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। इस तरीके से होगा नहीं, G इज ग्रेटर देन 5 तो रहेगा, क्योंकि ग्रेवल है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वही रहेगी, बस ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा, तो हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सैंड की, क्योंकि अब देखेंगे कोर्स ग्रेड में सैंड और ग्रेवल की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसको मिटा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर सैंड कर ले रहे हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नोट्स के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइजिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप क्या करेंगे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सैंड की देखते हैं। सैंड जो है वो भी दो प्रकार का होगा, क्या होगा, एक हमारा होगा वेल ग्रेडेड सैंड, ठीक है ना, पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है ना, ये होगा हमारा। अब क्या करना, देखिए यस से, सैंड को यस से डिनोट कर रहे थे, अगर वेल ग्रेडेड सैंड लिखना है तो W ना मिटा के हम लोग क्या करेंगे, G को मिटाएंगे, वेल ग्रेडेड सैंड
पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है ना। और सैंड के लिए अगर वेल ग्रेडेड जब सैंड होता है तो Cu का मान 4 नहीं कितना होता है 6 होता है। बाकी सारा का सारा यही क्राइटेरिया नीचे रहेगा, Cc का मान 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए पुअरली ग्रेडेड सैंड में क्या है, Cu शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। जब नहीं करेगा फॉलो तो कहेंगे ये पुअरली ग्रेडेड सैंड है, ठीक है ना। तो सैंड के लिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा केस देखते हैं। देखिए पहला केस हो गया जब परसेंटेज ऑफ फाइनेंस इज लेस देन 5। अब देखेंगे जो फाइनेंस जो है 5% से ज्यादा है और 12% से कम है, ठीक है ना। उस केस में जो कोर्स ग्रेन सॉइल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनको देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लाइक भी कर रहे होंगे। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट उस पर कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो और लोगों को भी रिकमेंड हो, ठीक है ना। थोड़ा सा चैनल आगे बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं वीडियो बनाने पर भी, इतना मेहनत करने पर भी। चलिए तो दूसरा देखते हैं। दूसरा केस फाइनेंस के टर्म में सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिए जरा, when percentage of finance more than 5% and less than 12%, ठीक है ना। हमें पता है कि जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो दो प्रकार का, एक हमारा ग्रेवल है और एक हमारा सैंड है। तो पहले ग्रेवल के बारे में देख लेते हैं। ग्रेवल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पर फाइनेंस है 5% से ज्यादा और 12% से कम है, मतलब इसमें जो सिल्ट और क्ले हैं वो 5% से ज्यादा और 12% से कम है। यानी इसमें सिल्ट अब ज्यादा आ गए हैं, क्ले इसमें ज्यादा आ गए हैं, मतलब इनके साथ उनका भी नाम लिखना पड़ेगा। यानी ग्रेवल के साथ आपको सिल्ट भी लिखना पड़ेगा, क्ले भी लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अब ड्यूल रिप्रेजेंटेशन होगा। ड्यूल रिप्रेजेंटेशन आप याद रखेंगे कि जब परसेंटेज ऑफ फाइनेंस 5 और 12 के बीच में होगा तो यहाँ पर ड्यूल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो ग्रेवल देखिए, देखिए कैसे लिखा जाएगा बताते हैं आपको। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, GW लिखा रहेगा। अगर क्या हो हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल में क्या हो, सिल्ट की मात्रा क्ले से ज्यादा हो, ठीक है। इसमें सिल्ट और क्ले दोनों हैं। अगर सिल्ट की मात्रा क्ले से ज्यादा है तो यहाँ पर लिखेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, ठीक है ना। तो लिखेंगे GM। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए विद सिल्ट लिखना है, विद सिल्ट। एम जो है वो सिल्ट को डिनोट कर रहा है, लेकिन क्या लिखना है, GM लिखना है, ठीक है ना। वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट लिखना है, GM लिखा है, विद सिल्ट उसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गया। देखिए अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो एक काम लिख सकते हैं, Cu इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। Cc का मान 3 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। 3 और 1 के बीच में होगा अथवा इनके बराबर होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और एक चीज और, यहाँ पर सिल्ट दिख रहा है, सिल्ट, तो इसका ये मतलब है M इज ग्रेटर देन C, मतलब इस सॉइल के अंदर जो है सिल्ट की मात्रा M की मात्रा क्ले से ज्यादा है, ठीक है ना। अब क्या हो जाए, अगर क्ले की मात्रा ज्यादा हो जाए तब क्या लिखेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट नहीं, अब आपको क्या लिखना है, क्ले लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा C इज ग्रेटर M, मतलब यहां पर लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, C लिख दिए, ठीक है ना। इसका ये मतलब है C इज ग्रेटर देन सिल्ट, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड ये हो गया, तो इसके जगह हम देखिए वेल ग्रेडेड लिख दे रहे हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है ना। विद क्या लिखेंगे, विद क्ले, ठीक है ना। यहाँ पर क्ले है यानी इसका ये अर्थ है कि जो क्ले है सिल्ट से ज्यादा है। तो वेल ग्रेडेड अभी है तो इसके लिए जो Cu होगा ग्रेटर देन 4 होगा और जो Cc होगा 1 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। और ये C यहाँ पर लिखा है वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, ठीक है ना, C लिखा है यानी C इज ग्रेटर देन M, इसमें सिल्ट जो है ज्यादा है, ठीक है। अब क्या है, ये वेल ग्रेडेड वाले हो गए। अब पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल होता है, ठीक है ना, उसमें पुअरली ग्रेडेड में क्या कर लेंगे, एक बार सिल्ट लिख देंगे और एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे, क्ले लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं,
यहाँ पर अगला लिख लेते हैं, ये हमारा वेल ग्रेडेड है तो जीपी लिख लेंगे, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, ठीक है ना। ग्रेवल के साथ क्या है आपका सिल्ट है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका हो गया पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, तो लिखेंगे हम लोग पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल हो गया विद किसके साथ, सिल्ट, विद सिल्ट लिख लेंगे। अब देखिए पुअरली ग्रेडेड हो गया तो CUE इज नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, मतलब ये जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है, फॉलो नहीं होगा। CC वाला भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड ये नहीं है, ये हमारा हो गया पुअरली ग्रेडेड। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिल्ट दिख रहा है, यानी M इज ग्रेटर देन आपका क्या है, C है, ठीक है। अब क्या है, एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पुअरली। अगला देखिए, अगला उधर नहीं बना पाएंगे, अगला क्या है यहीं बना देते हैं, ये वाला थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बस समझा दे रहे हैं GP GC, ठीक है ना। ये लिखा है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, ठीक है ना। GC लिखा रहेगा तो इसका मतलब है हमारा C लिखा हुआ तो मतलब क्ले है। तो यहाँ पर ग्रेवल आपका जो है पुअरली ग्रेडेड है और विद इसके पास क्या है, विद क्ले, और क्ले जब है तो C इज ग्रेटर देन M। यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर M लिखा तो M इज ग्रेटर देन C, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रेवल जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्रकार का हो जाएगा, जब फाइनेस 5% से लेके 12% होगा। यहाँ पर ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन होगा, देखिए 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम सेंड का बता रहे हैं, ठीक है ना। हट गए हैं, ठीक है, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब कर रहे हैं सेंड का, अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग सेंड, इसी केस में, ठीक है ना। अभी ग्रेवल का केवल देखें, अब सेंड देखेंगे। अब जहाँ जहाँ G है उसको हटा देंगे, जहाँ जहाँ G है वहाँ पर हटाइए, ठीक है ना। तो अब देखिए वेल ग्रेडेड सेंड, यस लिखना है, बस आपको क्या लिखना है, यस ही लिखना है जहाँ जहाँ G है। देखिए तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखा है SW वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट लिखा है, ठीक है ना, वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। तो आप जहां पर ग्रेवल लिखे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सैंड कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये CU इज ग्रेटर देन 4, नहीं, सैंड के लिए कितना होता है, 6 होता है। हम लोग इतना डीप में पढ़ रहे हैं लेकिन पेपर में इतना डीप में नहीं आएगा, ठीक है, बाकी ये वाला वही रहेगा। और यहाँ पर लिखा है सिल्ट विद सिल्ट है, यानी सिल्ट जो है क्ले से ज्यादा है, तो ये हो गया। अगला देखिए वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट है, ठीक है ना, तो ये सैंड है विद क्ले है, क्ले है, C लिखा है मतलब क्ले है। तो अब क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड है तो CU का मान जो होगा हमारा 6 से ज्यादा होगा। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पर क्ले है, विद क्ले है, यानी क्ले वाला सिल्ट से ज्यादा होगा। उसके बाद आ गया पुअरली में, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट, तो जब पुअरली कर देंगे तो CU इज ग्रेटर देन 6 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। जब फॉलो नहीं होगा तो कहेंगे पुअरली ग्रेडेड सैंड, और यहाँ पर सिल्ट दिख रहा है तो सिल्ट जो है ज्यादा होगा उससे, क्ले से, ठीक है। आ जाएंगे यहाँ पर लास्ट वाला, लिखा है पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले लिखा है, ठीक है, पुअरली ग्रेडेड सैंड विद क्ले। इसमें देखेंगे पुअरली ग्रेडेड है तो CU शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6, मतलब फॉलो नहीं होगा। CC का मान 1 और 3 के बीच में नहीं होगा, ये हमारा होगा। यहाँ पर दिख रहा है C दिख रहा है तो C इज ग्रेटर देन M, मतलब इस सवाल के अंदर जो है क्ले ज्यादा होगा, सिल्ट कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए अथवा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगला तो हम लोग देखेंगे तीसरा केस, जब परसेंटेज ऑफ फाइनेंस ग्रेटर देन 12% हो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर काम करते हैं आगे। चलिए तो मिटा रहे हैं जब फाइनेंस हमारा क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं। तो लास्ट केस है, उसके बाद हम लोग फाइन ग्रैंड सॉइल का क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे ग्रांडे के अनुसार, यानी कि कैसे ग्रांडे ने एक प्लास्टिसिटी चार्ट दिया था उसी के आधार पर फाइन ग्रैंड का हम लोग क्लासिफिकेशन कर देंगे, तब ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए, व्हेन परसेंटेज ऑफ फाइनेस इज मोर देन 12%,
ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ फाइनेस जो होगा वो अगर 12% से ज़्यादा हो जाए, मतलब सिल्ट और क्ले जो है उसमें ज़्यादा हो जाए, तो उस केस की बात करते हैं। तो अगर कोर्स ग्रेन सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेवल की बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं हम लोग सैंड की, ठीक है ना। तो ग्रेवल हमारा लिख लेते हैं, तो ये हमारा ग्रेवल होगा, ठीक है ना, ये ग्रेवल है। अब यहाँ पर भी हम लोग ग्रेवल ही अभी लिख ले रहे हैं, ठीक है, अभी समझा देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे सैंड, सैंड, ठीक है। अब क्या है, इसमें जो है सिल्ट और क्ले बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर कोई ग्रेवल है, मान लेते हैं कोई ग्रेवल है जिसमें जो है सिल्ट की मात्रा क्ले से ज्यादा है, एम इज ग्रेटर देन किससे है, सी से, सिल्ट जो है क्ले से, इनऑर्गेनिक क्ले से ज्यादा है, तो जो ग्रेवल होगा उसको कहेंगे हम लोग सिल्टी ग्रेवल, जीएम कहेंगे। लिखा है ये ग्रेवल विद सिल्ट कह सकते हैं अथवा सिल्टी ग्रेवल कह सकते हैं, तो लिख रहे हैं सिल्टी ग्रेवल, ठीक है ना, इस केस में। लेकिन अगर जो है हमारा C इज ग्रेटर देन M हो जाए, मतलब ग्रेवल वाला सॉइल है, ग्रेवल उसमें है 50% से ज़्यादा ग्रेवल है, लेकिन जो अगर उसमें और भी देख रहे हैं तो जो सिल्ट से क्ले हमारा ज़्यादा है, तो यहाँ पर जब क्ले ज़्यादा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग GC, ठीक है, लिखेंगे हम लोग क्लेई ग्रेवल। इस केस में, और फाइनेस हमारा 12% से ज़्यादा होगा तब ये बनेगा। सैंड में आइए, इसमें भी हम लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है क्या कहेंगे, सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड कहेंगे। इसमें सिल्ट ज़्यादा है तो M इज ग्रेटर देन C, और फाइनेस हमारा 12% से ज़्यादा, 12% से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लिख नहीं रहे, ऊपर लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए C इज ग्रेटर देन M और फाइनेस 12% से ज़्यादा, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो है फाइनेस के आधार पर 3 केस में बांट करके हम लोग अलग अलग लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये काम करेंगे, जब 5 और 12% के बीच में होगा तो ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन अगर इधर देखेंगे तो एक एक करके देखेंगे। 5% से अगर कम है तो एक एक करके था, ठीक है ना। वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड में था, ठीक है ना, सैंड और ग्रेवल दोनों। इसमें भी ऐसे हम लोग देख लेंगे, इसमें पुअरली और वेल ग्रेडेड का मतलब नहीं है, केवल सिल्टी और क्ले की बात होगी। ये हमारा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, अगला देख लेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। मिटा दें, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अगला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो यहाँ पर कैसे ग्रांडे ने एक चार्ट बनाया था, प्लास्टिसिटी चार्ट, उसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा है क्लासिफिकेशन फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ठीक है ना। फाइन ग्रेन्ड सॉइल का हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अगर फाइन ग्रेन्ड का हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो हम लोग कई बेस पे कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन लिख सकते हैं, इट कैन क्लासीफाई ऑन दी फॉलोइंग बेसिस, ठीक है। आगे जो दिया गया है, आगे जो दिया गया है उसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हमारा, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के आधार पर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइन ग्रेन्ड सॉइल का अलग अलग नामकरण कर सकते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, सीव एनालिसिस में किए थे। ये तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है तो इसका हम लोग किए थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, तो ये हो चुका है। अब क्या दूसरा कौन सा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल का वर्गीकरण कर सकते हैं, मतलब आईपी निकाल करके बता देंगे सॉइल हमारा लो प्लास्टिक है, हाई प्लास्टिक है अथवा मीडियम प्लास्टिक है, कुछ भी बता सकते हैं। तो ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लास्टिसिटी चार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे ही अभी जस्ट पिछला क्लास था। तीसरा हमारा है कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर भी सॉइल को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी,
कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यहाँ है लिक्विड लिमिट से, ठीक है ना, लिक्विड लिमिट। जिस सॉइल का लिक्विड लिमिट जितना ज्यादा होगा वो सॉइल उतना ही हमारा कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। तो ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, चलते हैं हम लोग कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर देखते हैं सॉइल कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। चलिए तो मिटा दे रहे हैं इसको, हम लोग पढ़ लेते हैं सीधा कंप्रेसिबिलिटी। टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर सॉइल के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यही होता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट जितना ज्यादा सॉइल उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल, लिक्विड लिमिट के आधार पर, ठीक है ना। तो देखिए 3 प्रकार का सॉइल आपको दिखेगा, ठीक है ना, 3 प्रकार के सॉइल होगा इसमें। पहला होगा हमारा लो कंप्रेसिबल सॉइल, लो कंप्रेसिबल सॉइल। दूसरा हमारा है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है। तीसरा हमारा है हाई कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है ना। जो सॉइल जितना ज्यादा कंप्रेसिबल होगा उसकी लिक्विड लिमिट उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट, अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट जो है 35% से कम है, 35% से कम है, उसको बोलेंगे लो कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है। इससे अगर कम है तो बोलेंगे लो कंप्रेसिबल सॉइल। और एक चीज और हम लोग जानते हैं, आईपी बराबर होता है हमारा क्या, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। किसी भी सॉइल के लिए ये तो फिक्स हो जाता है, ये बाद में आता है। अब क्या है, इसका मान ज्यादा होगा तो आईपी का मान ज्यादा होगा, आईपी ज्यादा होगा तो सॉइल ज्यादा प्लास्टिक होगा, इसका मान कम होगा तो सॉइल लो प्लास्टिक होगा, ठीक है ना। तो लिक्विड लिमिट अगर 35% से कम होता है, वो जो सॉइल होता है उसको बोलते हैं लो प्लास्टिक सॉइल, ठीक है ना। तो जो सॉइल लो कंप्रेसिबल होगा उसकी प्लास्टिसिटी भी कम होती है, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं इसको लो प्लास्टिक सॉइल, लो प्लास्टिक सॉइल। लो कंप्रेसिबल सॉइल होगा तो वो होगा हमारा लो प्लास्टिक सॉइल, ठीक है ना। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन में लो प्लास्टिक सॉइल को अथवा लो कंप्रेसिबल सॉइल को हम लोग क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एल का मतलब होता है लो प्लास्टिक, ठीक है ना। एल का मतलब होता है हमारा लो प्लास्टिक अथवा लो हमारा कंप्रेसिबल, तो ये हम लोग लिख सकते हैं लो प्लास्टिक, ठीक है ना। एल का मतलब लो प्लास्टिक सॉइल। अब देखिए इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल, ठीक है ना, इसकी जो लिक्विड लिमिट होती है 35% से ज्यादा होती है और कितना 50% से कम होती है, ठीक है। अथवा 35% होगा अथवा 50% होगा अथवा इनके बीच में होगा। अगर लिक्विड लिमिट ऐसा है किसी सॉइल का तो उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल अथवा मीडियम कंप्रेसिबल सॉइल। और इस सॉइल को अगर प्लास्टिसिटी के टर्म में किया जाए तो कहेंगे इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल, ठीक है ना। तो अगर प्लास्टिसिटी के टर्म में बात कर लिया जाए तो इसको कह देंगे हम लोग इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल अथवा मीडियम प्लास्टिक सॉइल, ठीक है ना, अथवा इसको कहेंगे हम लोग मीडियम प्लास्टिक सॉइल। अगर किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी इसके रेंज में है तो ये कह देंगे मीडियम, ठीक है। मीडियम अथवा इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल को हम लोग क्या करेंगे, आई से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल। अगला देखिए, अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% हो जाए, अगर किसी सॉइल की लिक्विड लिमिट जो है 50% से ज़्यादा हो जाए तो वो सॉइल जो होता है हाई कंप्रेसिबल होता है। लोड लगने से इसके वॉल्यूम में कमी बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। अब क्या है, इसको लिखा हाई कंप्रेसिबल, तो ये हाई प्लास्टिक सॉइल भी होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हाई प्लास्टिक सॉइल,
हाई प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। इसमें प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी और हाई प्लास्टिक को हम लोग क्या करेंगे, एच से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। आप ये जरूर याद रखेंगे, एल लिखा है तो लो प्लास्टिक सॉइल बता रहा है यानी कि लो कंप्रेसिबल सॉइल, अगर आई लिखा है तो मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल अथवा इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी वाला सॉइल अथवा मीडियम प्लास्टिक सॉइल को बताया जा रहा है। अगर 50% से ज़्यादा है लिक्विड लिमिट तो फिर आ जाएगा हमारा हाई कंप्रेसिबल सॉइल और अथवा कह देंगे हाई प्लास्टिक सॉइल, उसे एच से डिनोट करेंगे। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे की बात कर रहे हैं, मिटा दें। चलिए एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, एक और चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वो थोड़ा याद करने वाली चीज़ है। अगर हम लोग सिल्ट की बात करें ना तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको पता कितनी होती है, नहीं पता है तो बताते हैं। देखिए आईपी लेस देन 4%, याद करना है ये फॉर सिल्ट। सिल्ट की जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो होता है हमारा 4% से कम। आईपी इज ग्रेटर देन 7%, ठीक है ना। आईपी का मान जो है 7% से ज़्यादा होगा, वो क्या होता है हमारा फॉर क्ले, ठीक है ना। क्ले का जो आईपी होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स वो 7 से ज़्यादा होता है, सिल्ट का 4 से कम होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट के, मिटा दें इसको। अच्छा एक बात और बता रहे हैं तब वो आपको चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारा सॉइल जो है फाइन ग्रेन सॉइल है, ये हमारा क्या है, फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, ठीक है ना। अब क्या है इसमें फाइन ग्रेन सॉइल के टाइप बताए हैं, इसी में आपका क्या है 3 प्रकार के सॉइल हैं। जैसे हमारा ये सिल्ट है, आपका क्ले है मतलब इनऑर्गेनिक क्ले, इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक हमारा क्ले मौजूद है, नीचे ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्ले कहिए अथवा सॉइल कह दीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल अथवा पीट सॉइल। अब देखिए ऑर्गेनिक को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं नोटिफिकेशन में, ठीक है ना, अक्षर के रूप में, और इनऑर्गेनिक क्ले को हम लोग सी से करते हैं और सिल्ट को हम लोग एम से करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ग्रांडे आए, कैसे ग्रांड आए, उन्होंने क्या किया, कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस सॉइल में से इनऑर्गेनिक क्ले को अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इन दोनों को अलग करने के लिए उन्होंने एक प्लास्टिसिटी चार्ट बनाया, उस चार्ट पर एक लाइन खींचा जिसको बोलते हैं ए लाइन, ठीक है ना। कहा ए लाइन के नीचे जो है केवल ये सॉइल रहेगा और ये सॉइल रहेगा, मतलब ओ रहेगा और यम रहेगा, उसके जस्ट ऊपर केवल आपका क्ले मौजूद रहेगा, मतलब इनऑर्गेनिक क्ले रहेगा, इसी को बोल दिया उन्होंने ए लाइन, ठीक है ना। तो उन्होंने एक क्या किया, चार्ट बनाया, ठीक है, एक चार्ट बनाया, ग्राफ बनाया, उसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट अथवा प्लास्टिसिटी कर्व, ठीक है ना। उसी को बना करके इनको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि यही टाइप के तो सॉइल हमारे पास मौजूद होते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, ठीक है ना। तो चार्ट बनाते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा कहानी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए प्लास्टिसिटी चार्ट कौन दिया था, कैसे ग्रांडे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, वाई एक्सिस पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स लिख दिया था। देखिए यहां पर रहेगा हमारा आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है ना, यानी आईपी, आईपी और क्या है लिक्विड लिमिट के बीच ये क्या किए थे, ग्राफ बनाए थे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखिए ये आईपी है और ये एक्स एक्सिस पर हमारा लिक्विड लिमिट होता है, लिक्विड लिमिट। WL से डिनोट कर देते हैं, परसेंटेज में इधर रहेगा, ठीक है ना, ये परसेंटेज में आपका रहेगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 0। तो चार्ट जो बन रहा है प्लास्टिसिटी चार्ट आईपी और लिक्विड लिमिट के बीच में बन रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल 0 है, 8% है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और देखिए 30 और 40 के बीच में यहाँ होगा हमारा 35%, 35%, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, देखिए उन्हीं सॉइल को अलग करने के लिए
कैसे ग्रांडे ने एक लाइन खींचा और कहां से खींचा, ये 20% लिक्विड लिमिट से, ठीक है। लिक्विड लिमिट जब 20% था उसी पर क्या किया उन्होंने, एक लाइन खींच दिया, बिल्कुल एक लाइन खींच दिया। इसी लाइन को कह दिया इन्होंने ए लाइन। अब ए लाइन का काम क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए लाइन करता क्या है। ए लाइन जो है क्ले की लाइन को बताता है और कुछ नहीं, क्ले की लाइन को बताएगा। और क्या काम करेगा, ये कहता क्या है कि ए लाइन के ऊपर जो सॉइल मौजूद रहेगा केवल इनऑर्गेनिक क्ले रहेगा, यहाँ पर केवल क्ले रहेगा, मतलब सी वाला सॉइल रहेगा। और इसके जस्ट नीचे जो रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके नीचे क्या होगा, हमारा सिल्ट होगा जिसको एम से डिनोट करेंगे, और ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक सॉइल होगा जिसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। ऊपर होगा हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल मतलब सी सॉइल, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉइल का वर्गीकरण कर दिया गया, आधा आधा कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब क्या इन्होंने क्या किया, एक लाइन और खींचा। कैसे, ग्रांडे ने थोड़ा संशोधन किया और एक लाइन और खींचा। कहाँ से खींचा, 8% से, ठीक है ना। तो 8% से खींचा तो खींच देते हैं, फिर अभी लिख देंगे, इसी के पैरेलल खींचना है। देखिए 8% पर खींचे हैं, इसको बोलते हैं यू लाइन, यू लाइन, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में हमारा जो सॉइल है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक क्ले, इनऑर्गेनिक क्ले जिसको सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इस यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल नहीं होती है, नो सॉइल, ठीक है ना, इधर कोई सॉइल नहीं होगा। अब प्लास्टिसिटी देखिए, इधर भी लिख देते हैं थोड़ा, 0 है, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4%, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 7%, इधर लिख दे रहे हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं। थोड़ा सीधा डायरेक्ट 60, 10, 30 और 60% जानबूझ के ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इधर आईपी, इधर आपका लिक्विड लिमिट है, ठीक है ना। एक काम और कर लेते हैं। अब देखिए क्या है, एक यहाँ पर बाउंड्री भी बना देते हैं। देखिए जो 35% लिखा है इसी के ऊपर लाइन खींच देते हैं थोड़ा, 35%, और एक लाइन और खींच देते हैं किस पर, 50%, ठीक है ना। अब देखिए ये लिक्विड लिमिट है 50%, इसके इधर देखेंगे 50% से ज्यादा अगर किसी सॉइल के पास आपका लिक्विड लिमिट है तो ऐसे सॉइल को बोलते हैं हाई प्लास्टिक सॉइल, ठीक है, हाई प्लास्टिक सॉइल बोलेंगे। और देख रहे हैं यू लाइन के नीचे, यू लाइन के नीचे केवल कौन से सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, वो वाला, और आपका सिल्ट है मतलब एम वाला। यहाँ पर आपको जो सॉइल देखने को मिलेगा वो दिखेगा एम, और वो एक दिखेगा हमारा ओ, मतलब ए लाइन के नीचे, ठीक है। तो अगर इस सॉइल का, जो इधर सॉइल आपको दिख रहा है, देखिए जिसका भी लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा होगा उसको कह देंगे हाई प्लास्टिक सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये सिल्ट सॉइल, ठीक है ना, ये जो सिल्ट सॉइल है ये हमारा हाई प्लास्टिसिटी वाला है। तो लिख सकते हैं MH और हम लिख सकते हैं OH, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिल्ट विद हाई प्लास्टिसिटी, इसको बोल देंगे हम लोग सिल्ट विद हाई प्लास्टिसिटी, हाई प्लास्टिसिटी, इसको कहेंगे ऑर्गेनिक विद हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसको ही बोल देंगे हम लोग ऑर्गेनिक क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। तो कहीं अगर पेपर में आएगा कहेगा MH का मतलब क्या है, MH का, तो आप कहेंगे सिल्ट विद हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है। अगर कहीं लिखा OH कह रहा है इसका मतलब क्या है यूनिफाइड क्लासिफिकेशन में, तो कह देंगे हम लोग इसका कि ऑर्गेनिक विद हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल है जिसके अंदर प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। ये तो ए लाइन के नीचे है, अगर ए लाइन के ऊपर चले जाए, ठीक है ना, ए लाइन के हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर चले जा रहे हैं, ए लाइन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा क्ले मौजूद है, ठीक है। तो अगर इसका देखिए, इसके इधर लिख रहे हैं, इधर सी मौजूद है, क्ले है हमारा, तो इधर अगर 50% से ज्यादा लिक्विड लिमिट है तो इसकी प्लास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, लिखा रहेगा CH, CH मतलब क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी अथवा इनऑर्गेनिक क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी, CH लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसके बीच में आते हैं, जब लिक्विड लिमिट 35% से ज्यादा और 50% से कम है अथवा इसी के बराबर है, ठीक है। तो ए लाइन के नीचे आपको क्या दिखेगा, सिल्ट दिखेगा,
ऑर्गेनिक दिखेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या दिखेगा हमें, C दिखेगा। लेकिन अगर किसी भी सॉइल की लिक्विड लिमिट 35 और 50 के बीच में है तो उसकी प्लास्टिसिटी हमारी क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो सॉइल है, अगर ये क्ले है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक क्ले है, तो इसकी प्लास्टिसिटी हमारी क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। तो इसको लिखेंगे CIMIOI। नाम क्या हो जाएगा, क्ले विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, सिल्ट विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ठीक है। इस तरीके से अभी नाम भी लिख देंगे। अभी यहाँ पर नोटेशन देखिए, इधर तो कोई सॉइल होगा नहीं, यू लाइन के ऊपर होगा ही नहीं, ये बाउंड्री है, इसके ऊपर सॉइल नहीं। आगे देखिए जरा, अगर सॉइल की देखें, देखिए यू लाइन ये है, यू लाइन यही शुरू हो रहा है, ठीक है। ये यू लाइन के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कौन से सॉइल मिलेंगे, केवल सिल्ट और ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, सिल्ट होगा और ऑर्गेनिक होगा यहाँ। और यहाँ पर लिक्विड लिमिट 35% से कम होगा तो ये क्या होंगे, लो प्लास्टिक होंगे, सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक विद लो प्लास्टिसिटी, ठीक है ना, ये हमें मिलेगा। लेकिन अगर इधर देखेंगे सी, इसके ऊपर हमारा क्या है, सी है, सी सॉइल है, इसके अंदर भी आपकी क्या होगी, लो प्लास्टिसिटी होगी, इनऑर्गेनिक क्ले विद लो प्लास्टिसिटी। तो कहीं पेपर में ये नाम लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म आपको बताना रहता है, ठीक है ना। तो अभी सबका नाम लिख देंगे, क्ले विद लो प्लास्टिसिटी, सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक सॉइल विद लो प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। ये काम हो गया। अब देखिए क्या करना है, एक और काम करना है हमें। 7% को क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाइए, 4% को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एरिया आ रहा शेडेड एरिया, यहाँ पर देख रहे हैं अगर 4% से कम प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता, अगर कोई सॉइल है, अगर इधर देखें इधर, तो इधर जो जिस सॉइल की प्लास्टिसिटी 4% से कम होती है उसको बोलते हैं सिल्ट, और जिसकी 7% से ज़्यादा होती है उसको क्ले बोलते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आईपी जो है, प्लास्टिसिटी जो है 4 और 7 के बीच में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ सिल्ट की भी प्रॉपर्टी है, ऊपर से क्या है, इसमें कुछ क्ले की भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉइल मौजूद है, यहाँ पर जो सॉइल मौजूद है उसका भी नामकरण हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सी भी है और इसमें सिल्ट भी है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिक्विड लिमिट इधर आ रहे हैं तो 35% से कम है, यानी यहाँ पर जो प्लास्टिक मतलब लिक्विड लिमिट है वो 35% से कम है, तो यहाँ पर जो सॉइल होगा क्या होगा, लो प्लास्टिसिटी का होगा, ठीक है। तो इसमें क्ले भी और सिल्ट भी है, तो कौन सा है, लेकिन लो प्लास्टिसिटी का। तो लिख सकते हैं ClMl, ठीक है, ClMl, लो प्लास्टिक क्ले विद लो प्लास्टिक सिल्ट, ठीक है। अथवा लिख सकते हैं क्ले विद लो प्लास्टिसिटी एंड सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, दोनों लिख सकते हैं, मतलब ClMl लिख सकते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इक्वेशन, जो ये लाइन लिखा है, इनका इक्वेशन बता दे रहे हैं और यूज बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो घुमा करके देख लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो, बाकी मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा मुद्दे पर। तो ये चार्ट याद रखेंगे तो आपको नाम आसानी से पता रहेगा। मिटा दें, चलिए। तो यहाँ से क्या है, आपको पता चल जाएगा इस चार्ट को देख करके कि कौन सा सॉइल क्या है, और नामकरण भी आपको यहाँ से पता चल गया। तो नाम हम लिखेंगे, लेकिन अभी रुक करके लिखेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। चलिए, तो बता देते हैं पहले नोट करके। पूछेगा प्लास्टिसिटी चार्ट जो है किसके किसके बीच में बनाई जाती है, तो आईपी और लिक्विड लिमिट के बीच में, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। ए लाइन का आपको क्या करना है, इक्वेशन। तो आईपी बराबर 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस, लिक्विड लिमिट माइनस कहाँ से शुरू हुआ था, वो 20% के वाटर कंटेंट पर, मतलब लिक्विड लिमिट जब 20% था तब। ये क्वेश्चन हो गया। आईपी बराबर 0.73 माइनस, देखिए लिक्विड लिमिट माइनस 20%, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या है। अगर प्लास्टिसिटी यहाँ से निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लो प्लास्टिक है अथवा मीडियम प्लास्टिक है, ठीक है ना। यहाँ से आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए निकाल के देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप इस फार्मूले का यूज आप तब कर सकते हैं आईपी निकालने के लिए जब आपका लिक्विड लिमिट जो है ग्रेटर देन 20% हो। जब 20% रहेगा तभी इसका यूज करके आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अथवा क्या कहेगा, कहेगा एक सॉइल
एक सॉइल है जिसका जो है लिक्विड लिमिट हमारा 15% है, ठीक है। तो बताओ उस सॉइल की प्लास्टिसिटी क्या होगी। तो अब देख रहे हैं 35% से कम है, 35% से अगर कम है लिक्विड लिमिट तो समझ जाएंगे उस सॉइल जो है लो प्लास्टिक सॉइल होगा, ठीक है। आईपी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तब इसका नहीं, हम लोग क्या करेंगे, दूसरे का यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखिए इक्वेशन ऑफ यू लाइन, ठीक है। आईपी बराबर होगा 0.9 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट माइनस कहाँ से कर रहे थे, 8% से, ये हो गया हमारा 8%, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस फार्मूले का यूज तभी कर पाएंगे जब लिक्विड लिमिट 8% से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप आईपी का मान निकाल सकते हैं जब सॉइल के अंदर क्या है, केवल लिक्विड लिमिट दिया हो, जबकि आईपी का मान क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। प्लास्टिक लिमिट पता रहेगा तभी निकाल पाएंगे, लेकिन कभी कभी पेपर में केवल इतना ही दे देगा और कहेगा बता दीजिए आईपी का मान, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा हो गया ए लाइन और यू लाइन, ठीक है। मिटा रहे हैं और नोट करके एक चीज़ और लिख दे रहे हैं जो पेपर में आ सकता है, ठीक है ना, वो भूल गए हैं पीछे बताना, तो नोट लिख लेते हैं। उसके बाद जितना सवाल हम लिखे थे नाम लिख देंगे, देखिए नोट करके। नंबर ऑफ सॉइल, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर ऑफ सॉइल इन इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन कितना होगा, 18 होगा। अथवा कैसे करांडे कहेगा तभी कहेंगे 18। हम जितना पढ़े ना वो 18 प्रकार के सवाल हैं। अगला देखिए, एक भूल गए थे बताना, नंबर ऑफ सॉइल टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, इसमें कितना होता है टेक्सचरल वाले में, ये होता है हमारा 12। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा। ये आ सकता है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। 18 तो यूनिफाइड में भी 18 होते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड में वो एक ही है दोनों, ठीक है। अथवा कैसे करांडे तो आप यही बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने हम सॉइल अभी लिखे हैं लो प्लास्टिक हाई प्लास्टिक, हम उनका नाम लिख देते हैं ताकि आप एक बार देख लें। बस हम वहाँ पर बोल रहे थे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे लो प्लास्टिक सॉइल, इंटरमीडिएट प्लास्टिक सॉइल, हाई प्लास्टिक सॉइल। कैसे करांडे के अनुसार देखिए, लो में क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे ऊपर क्ले था और इनऑर्गेनिक क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो अब क्या लो वाले में क्या था, आई लिखना पड़ेगा, एल लिखना पड़ेगा, लो में एल लिखना पड़ेगा, आई लिख रहे हैं एल लिखना पड़ेगा। इधर भी आपका सी है, एम है, ओ है, सी है, एम है, ओ है, ये लिख सकते हैं। अगर हम लोग आगे इंटरमीडिएट में तो आई लिखना पड़ेगा, हाई प्लास्टिक में एच लिखना पड़ेगा, एच लिखना पड़ेगा। नाम लिख देते हैं। सीएल का मतलब होता है क्ले विद लो प्लास्टिसिटी, लो प्लास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सिल्ट विद लो प्लास्टिसिटी, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, विद लो प्लास्टिसिटी। ऑर्गेनिक, फिर कॉपी पेस्ट विद लो प्लास्टिसिटी। क्ले विद इंटरमीडिएट अथवा मीडियम, इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, ठीक है ना, ये लिख लेंगे। और इसमें लिखेंगे सिल्ट, फिर ये क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ कॉपी पेस्ट विद, और फिर क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनिक लिखेंगे, फिर इसका यहाँ कॉपी पेस्ट। मतलब ऑर्गेनिक सॉइल विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, सिल्ट विद इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्ले विद हाई प्लास्टिसिटी, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ लिखेंगे सिल्ट, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना। इसको लिखेंगे ऑर्गेनिक
और इसका कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आप नाम यहाँ पर पेपर में दिया रहेगा, ये नोटेशन वहाँ पर आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगला लेक्चर मिलेगा आपको। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।